हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। प्रीवियस सारी क्लासेस में हम लोगों ने द सोशलिज्म इन यूरोप, जो एक हम लोग का एक मेजर पार्ट था, उसे हम लोग ने अच्छे से ख़त्म कर लिया, अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और हमने ये समझा प्रीवियस क्लासेस में, जो हम लोग की क्लासेस चली है, जो सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ने का पर्सपेक्टिव हम लोग का क्या था, उसमें हमने ये समझा कि एक सोशलिज्म माइंडसेट को समझा, एक आइडियोलॉजी समझा कि सोशलिज्म होती क्या है, वो आइडियोलॉजी क्या होती है। अब वो आइडियोलॉजी के तहत, उस आइडियोलॉजी को लेकर जो रशिया में रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, जो रशियन रेवोल्यूशन है, जो हमारा एक पार्ट है, उसे अब हम समझेंगे इस क्लासेज में। और अब हम उसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि रशिया कहाँ है। तो देखिए, आज का जो रशिया है और रशियन रेवोल्यूशन के टाइम का जो रशिया, उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस था, बहुत सारा। उस समय बहुत बड़ा रशिया था, क्योंकि एक पूरा का पूरा साम्राज्य था। क्या था उस समय? पूरा का पूरा एक साम्राज्य था और बहुत बड़ा रशिया था। उस समय जो रशियन एम्पायर थी, उसमें जो राजा रूल कर रहे थे, मोनार्क रूल कर रहे थे। और अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि राजा का नाम था सार निकोलस टू। कौन रूल कर रहे थे? सार निकोलस टू। तो अभी क्या होता है, तो आपको पता है कि रशिया अंडर द मोनार्क किसके कौन रूल कर रहे थे? रशिया में राजा रूल कर रहे थे। और ये मोनार्क क्या होते हैं? ये मोनार्क फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब्रुवरी 1917। और ये राजा, देखिए वहाँ पर रशिया में क्या होती है, क्रांति आती है, ठीक है। क्रांति एक तरह से क्या होता है, रेवोल्यूशन आती है। और क्रांति आने से वो क्या होगा, क्रांति कैसे आती है, वो सारा हम पूरा पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि एक क्रांति आती है, एक रेवोल्यूशन आती है। और रेवोल्यूशन के बाद जो मोनार्की है, उसे 1917 में क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और 1917 में हटाने के बाद वहाँ पर क्या होती है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। और फिर उस गवर्नमेंट को सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन। और 1972 में अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। अक्टूबर में एक फिर क्या होता है, फरवरी में क्या होता है, एक रेवोल्यूशन होता है जिसे मोनार्की को हटा दिया जाता है 1917 में। और अक्टूबर में एक और रेवोल्यूशन होता है, जिस रेवोल्यूशन के द्वारा क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, मतलब राजा के हटने के बाद एक गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश होती है। उस गवर्नमेंट को भी 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन के, मतलब कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा हटाकर, और वहाँ पर सोशलिस्ट क्या कर लेते, टुक ओवर कर लेते पूरे। ठीक है, याद है मैंने बताया था कि एक रॉबर्ट ओवेन की एक आइडियोलॉजी थी कि क्या होंगे, सोशलिस्ट टुक ओवर करेंगे जहाँ गवर्नमेंट भी नहीं होगी। तो वहाँ पर यही सिस्टम हो रहा है कि मतलब क्या कर रहे हैं, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को भी हटा दिया है, पूरा सोसाइटी पर कौन रूल करने लगे हैं, अब सोशलिस्ट कब्जा कर लेंगे। तो वो सब सारा इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारा हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ये सारा कैसे हुआ, व्हाट वर द, और उसके ये सब कैसे हुआ, वो सारा हम पढ़ेंगे, पूरा पूरा का पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया। इट मीन्स क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये रेवोल्यूशन होगी, तो उस रेवोल्यूशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड चाहिए, ठीक है। उस रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, फर्टाइल ग्राउंड होगा, मतलब परेशानी होगी तब ना उसका क्या होगा, समाधान होने वाला है। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि उस समय की जो रशिया थी, उसकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उसकी ऐसी क्या स्थिति थी जिससे वहाँ पर रेवोल्यूशन आया, ठीक है, अंडर द मोनार्क। मोनार्क कौन? शार निकोलस टू। तो वो सारा हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सारा हमें, अगर हमारा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको थोड़ा बताया है। अब जो हम लोग का टॉपिक जो शुरू हो रहा है, वो टॉपिक है द रशियन एम्पायर इन 1914। मतलब जो सार निकोलस टू के अंडर में, जो 1914 में जो एक पूरा पूरा रशियन एम्पायर था, वो रशियन एम्पायर कैसा था, क्या था रशियन एम्पायर। तो वो समझिए, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उस समय जो रशिया का एम्पायर थे, मतलब उस समय जो रशियन एम्पायर के जो राजा थे, उस राजा का नाम था सार निकोलस टू। सार निकोलस टू जो थे, तो उस समय आज का प्रेजेंट डे रशिया, और रशिया के साथ साथ कुछ एम्पायर, मतलब रशिया, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रशिया एंड इट्स एम्पायर, वो रूल किस पे कर रहे थे, रशिया के साथ साथ और भी बहुत सारे जो कि पार्ट्स थे जिस पे रूल कर रहे थे। मतलब आज की प्रेजेंट डे रशिया पे तो रूल कर ही रहे थे, उसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स थे जो उसके एम्पायर में क्या थे, मतलब कि समाहित थे या सम्मिलित थे। कौन कौन थे आज की प्रेजेंट डे? जैसे आज प्रेजेंट डे आप फिनलैंड देख रहे हैं, लताविया देख रहे हैं, लिथुआनिया देख रहे हैं, इस्टोनिया देख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। तो प्रेजेंट डे जो आज फिनलैंड है या लताविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये सब भी क्या थे उस समय, सार निकोलस टू जो थे उस एम्पायर के, रशियन एम्पायर के पार्ट्स थे।
रसिया के साथ साथ ये सारे भी कुछ जो कह सकते हैं एक कंट्री है आज की प्रेजेंट डे कंट्री या प्रेजेंट डे जो फिनलैंड है, ये सारा वो सब भी उस समय क्या थे, रशियन एम्पायर के एक पार्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। तो उस समय की क्या थी कि ये सारा कुछ एम्पायर था रशियन। कितना बड़ा एम्पायर आप देख रहे हैं, 1914 में जो रशियन एम्पायर था वो इतना बड़ा एम्पायर था। मतलब रशिया के साथ साथ ये सारी कुछ पार्ट्स थी जो जिस पर कौन रूल कर रहे थे उस समय, सार निकोलस टू कर रहे थे। और सार निकोलस टू जो एक तरह से थे वो हेरिडेटरी रूलर थे। मतलब इसके मतलब कि उनके पिताजी भी रूल करते आ रहे थे उसके वंश के, और उनके जो आने वाले क्या होंगे, पूरे जो संतान होंगे वो भी रूल करेंगे। इस तरह से हेरिडेटरी रूल चला आ रहा था उस समय जो था रशियन एम्पायर में। तो रशियन एम्पायर में अलग अलग रिलीजन रहते थे, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते। जैसे आज हमारे इंडिया में भी देख लीजिए तो डाइवर्सिटी कितनी है, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और सबको क्या किया जाता है, सबको हमारी गवर्नमेंट क्या करे, टॉलरेट कर रही है, और सबको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। उस समय भी क्या थी कि बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग रह रहे थे और सबको गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही थी। लेकिन फिर भी आपको देखिए, मोनार्क है तो मोनार्क से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारी रिलीजन को क्या करनी चाहिए, आप टॉलरेट कीजिए, उतनी आप मोनार्क से एक्सपेक्ट नहीं करें। क्योंकि मोनार्की है तो मोनार्की तो अपने हिसाब से जो होगा करेंगे, राजा है। तो उस समय की जो मेजोरिटी रिलीजन थी वो कौन कौन थी, तो मेजोरिटी रिलीजन जो थी वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फिर कहिएगा कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी क्या होता है। तो देखिए, क्रिश्चियन जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, उसी का एक सेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हिंदू में भी बहुत सारे अलग अलग हिंदू होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं हिंदू में भी। मुस्लिम्स में भी आप देखिए ये कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं मुस्लिम के। एक मौलाना साहब अलग होते हैं, एक पठान होते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं, मुस्लिम्स में भी ग्रुप होते हैं, बुद्धिज़्म में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग क्रिश्चियंस होते हैं। तो उसी तरह से एक क्रिश्चियंस था, एक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी जो रिलीजन थी, वो एक रशिया में रह रही थी, जो कि एक अलग ही मतलब क्रिश्चियनिटी का एक अलग सेक्ट था। जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो मेजोरिटी रिलीजन थी। मेजोरिटी रिलीजन कौन थी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो रशिया की उस समय की मेजोरिटी रिलीजन थी। मेजोरिटी ऑफ जो रिलीजन थी जो फॉलो कर रहे थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा इस एम्पायर में जो थे वो कैथोलिक्स भी रहते थे, प्रोटेस्टेंट्स भी रहते थे। अब देखिए, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो है वो भी क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट, एक बाइफ्रिकेशन है। इसके अलावा मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। तो ये सारी कुछ मेजोरिटी रिलीजन थी जो कि वहाँ पे उस समय जो रशियन एम्पायर था उस समय ये सारे मेजोरिटी रिलीजन या जिनको मानने वाले लोग क्या रह रहे थे, रशियन एम्पायर में रह रहे थे। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सार निकोलस टू थे, उसके अंडर में जो उनकी एम्पायर थी रशिया के साथ साथ और भी उसके बहुत सारे मतलब कि पार्ट्स थे आज की प्रेजेंट डे कंट्री। और उस समय मेजोरिटी रिलीजन कौन कौन थी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। अभी जरा एक बार रिकॉल करिए, कहानी को कनेक्ट करिए, मैं बताता हूँ। देखिए, जो हमने सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ा, तो सोशलिज्म इन यूरोप में मैंने क्या बताया आपको, सोशलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको बताया कि जो वर्कर्स की कंडीशन थी, ठीक है, सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी आई थी या सोशलिस्ट जो कहलाए या जो सोशलिस्ट से के थ्रू चेंज चाहते थे, वो बेसिकली कौन थे, लोअर स्ट्रेटा के लोग थे या वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री वर्कर होते थे। उनको उस समय की कंडीशन उनकी बहुत ख़राब थी, इकोनॉमिकल और सोसाइटी लेवल पर सोशल बहुत सारी उनकी कंडीशन ख़राब होने के कारण वो क्या चाहते थे, सोसाइटी में चेंज चाहते थे और सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते थे सोशलिज्म के थ्रू। अब वही बात आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो आगे हम वही पढ़ेंगे रशिया में कि रशिया में क्या सोशलिज्म के लिए फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पर भी क्या इकोनॉमिक लेवल पर, इकोनॉमी और सोशल लेवल पर क्या इनकी कंडीशन रशिया की बहुत ख़राब है। ठीक है ना, अगर यहाँ की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, मान लीजिए कि बहुत सब अच्छे हैं, मज़े में, वर्कर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा से मतलब सारा कुछ, वो भी राजा के जैसे रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पर रेवोल्यूशन क्यों आएंगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर अब यही हम पढ़ेंगे यहाँ पे रशिया में कि क्या यहाँ पे सोशलिज्म इट मीन्स कि रेवोल्यूशन आने के लिए क्या फर्टाइल ग्राउंड है, क्या यहाँ पर भी जो इकोनॉमी है या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, वर्कर्स की कंडीशन कैसी है, यहाँ के लोगों की कंडीशन कैसी है, सोसाइटी की कंडीशन कैसी है। तो सारा हम नेक्स्ट क्लासेस में इकोनॉमिक कंडीशन रशिया की और सोशल कंडीशन समझेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि हाँ यहाँ पर रेवोल्यूशन लाया जा सकता है सोशलिज्म
की आइडियोलॉजी जो है यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सकती है और यहाँ पर रेवोल्यूशन आ सकती है। तो सारा हम नेक्स्ट क्लासेस में इकोनॉमी यहाँ की समझेंगे, सोसाइटी समझेंगे। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जो मैंने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया शार निकोलस टू के अंडर में उसका एम्पायर और कौन कौन से मेजोरिटी रिलीजन रहने वाले लोग रहते थे। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली एनीथिंग।